वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि मिशन नौकरी के तहत हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और क्वेश्चंस ये देख रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, माही मार रहा है, मतलब कि माही का जन्मदिन लास्ट डे अर्थात कि 7 जुलाई को था। ये सभी धूमधाम से मनाई गई और ये एक ऐसे कैप्टन थे जिनके कैप्टनशिप में भारत ने हर तरह के आपके कप को जीता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको किसको बीज पत्र कहते हैं। तो बीज पत्र की बात कीजिएगा तो फ्रेंड्स, जो बीज पत्ती होता है इसी को बीज पत्र कहा जाता है। बीज पत्र के आधार पर पौधे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और एक होता है आपका द्विबीजपत्री। राइट फ्रेंड्स, जैसे कि आपका चना हो गया यह द्विबीजपत्री है, धान हो गया यह एक बीजपत्री है। उसका कह रहा है कि पौधों के ऊपरी भाग के रूप में जल की छत्ती को हम किस नाम से जानते हैं। तो जो जल की छत्ती होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, वो है आपका वाष्पोत्सर्जन, अर्थात कि जल बाहर निकलती है। ध्यान रखिएगा कि पौधे का लगभग 90% भाग जल होता है और पौधे जो होता है अपने पूरी जीवन काल में अपने वजन का लगभग 100 गुना आपके जल जो होता है वो वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल को छोड़ता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कितना गुना, तो याद रखिएगा 100 गुना। उसके बाद बात करता है कि गांव में यह देखने को साधारण मिलता है कि महिलाएं जो होती है अनाज से भूसा को बाहर निकालती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग फटकना कहते हैं। थ्रेसिंग में क्या होता है कि भूसे को निकाला जाता है अनाज से, हाथ से चुनकर, जब कंकर होते हैं तो हाथ से चुनकर इसे अलग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवों में संबंध, जबकि जिसमें क्या हो, सहचर्य हो, लेकिन क्या सहचर्य से लाभ हो और दूसरे को हानि हो, जिसमें एक को लाभ हो और दूसरे को हानि हो, तो उसे हम लोग कहते हैं परजीविता। परजीविता में क्या होता है, सिर्फ एक को ही बेनिफिट होती है, दूसरे को हानि होती है। जैसे आपके सर में जू है तो उसे बेनिफिट है लेकिन आपको उससे आपको हानि है, ठीक है। और सहजीविता और सपोकड़िता में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, दोनों को आपको लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कि लाइकेन, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, एक सहजीवी का उदाहरण है जो शैवाल और कवक के सहजीविता को दिखाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विषम क्षेत्रीय प्रजातियां किसे कही जाती है, ठीक है। विषम क्षेत्रीय प्रजातियां किसे कही जाती है, तो कह रहे एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजाति है विशेष क्षेत्र में, उसी को विषम क्षेत्रीय कहा जाता है। दुर्लभ प्रजातियां, जिन जीवों की या जीव जंतुओं की आपकी प्रजाति कम है उसे दुर्लभ कहते हैं हम लोग। लुप्त प्राय, जिसे हम लोग रेड डाटा बुक में जिसका नामकरण किया गया है वो वैसी प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है। आयातित प्रजाति का मतलब होता है जो दूसरे देशों से या दूसरे जगह से खरीद कर लाई गई है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि वन उन्मूलन, अगर वनों की ज़्यादा कटाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सही बात है कि तापमान में वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी, लेकिन भौम जल स्तर में वृद्धि नहीं होगी। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा होगी। यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 तीनों सही है। तो इस कंडीशन में इसके अकॉर्डिंग जो कूट होंगे उसको हमारा सही हो जाएगा। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है। तो वसा उत्तक फ्रेंड्स संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो संयोजी उत्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो वास्तविक संयोजी उत्तक, वास्तविक तरल संयोजी उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, और एक होते हैं आपके कंकाल संयोजी उत्तक। राइट फ्रेंड्स, ठीक है। तंत्रिका उत्तक का जो कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं, यह हमारे बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका के रूप में जाना जाता है। यानी जीव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन मानी जाती है। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है निम्न में से कौन सी आपका युग्म है जो ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तो ऊर्जा की इकाई में कैलोरी और जूल दोनों ऊर्जा की इकाई है। और कैलोरी और जूल की बात कीजिएगा तो एक कैलोरी में लगभग कितना जूल आपको मिलेगा एनर्जी, तो 4.18, याद रखिएगा 4.18 जूल। अगर बात कीजिएगा कि 1 जूल के अंदर, यानी इसको उल्टा कर लीजिएगा कि 1 जूल के अंदर लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो ये मिलेगी 0.24 कैलोरी। क्लियर है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से ये जूल और कैलोरी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको पता है किसकी है, आपका विभवांतर की। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जूल जो है ऊर्जा का, पास्कल दाब का, और वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का, और एम्पियर आपका विद्युत की इकाई है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो प्लेग है वह जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा नहीं, इसलिए आपका प्लेग इसका सही आंसर होगा। आगे अगर बात करें तो बाकी सभी विषाणु से होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन पाया जाता है। तो लूसीफेरिन फ्रेंड्स जुगनू में पाया जाता है, जिनके वजह से वह प्रकाश देती है। जनरली जितने भी रात्रिचर आपके क्या होते हैं, रात्रिचर जितने भी यानी रात्रि में चलने वाले जितने भी कीट होते हैं, उनमें उनके आँखों में एक स्पेशल प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेपिडम, जिसे हम लोग कहते हैं टेपिडम लूसीडम, टेपिडम लूसीडम। ये क्या करता है, इसकी वजह से प्रकाश उसे थोड़ा सा ही मिले तो वह चमकना शुरू कर देता है। ठीक है, ये रात्रिचर पौधे में पाई जाती है। क्लियर। अब आगे बात करेंगे हम लोग, तो कहते हैं मानव शरीर की त्वचा बाह्य परत जो होती है किस नाम से जानी जाती है, तो एपिडर्मिस के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, किरेटिन, ये जो किरेटिन है इसी की वजह से आपकी त्वचा और बाल बढ़ते हैं। ठीक है, और लैरिक्स जो होता है आपका, जो बोलने वाली जो आपकी गला का हिस्सा होता है वहाँ पे उसको हम लैरिक्स के नाम से, जिसे हिंदी में स्वर तंत्र भी कहते हैं, स्वर यंत्र। आगे अगर बात करें तो उत्प्रेरक क्या है, जो खुद अभिक्रिया में भाग न ले लेकिन अभिक्रिया को क्या कर दे, तीव्र कर दे, तो उससे हम लोग उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है। तो मोती का प्राथमिक घटक की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3, यह क्या है आपका मोती का प्रमुख घटक है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कीजिएगा तो ये खाने वाला सोडा है, इसे अग्निक शामक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने के रूप में भी। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो त्वचा द्वारा शोषण कौन करता है, तो मेढक करता है। मेढक 3 माध्यम से करता है, गिल्स के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से और फेफड़ा के माध्यम से। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा मार दीजिएगा, सही आंसर मेढक ही होगा। ध्यान रखिएगा कि मेढक के शरीर में जो फेफड़ा होता है वह 3 वक्षों वाला होता है। ध्यान रखिएगा 3 पार्ट उसके बटे होते हैं, हमारे शरीर में 4 हिस्सों में बटा है। उसके आगे अगर बात करें तो कहते हैं निम्नलिखित में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो ये पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद कौन आएगा, सोडियम आएगा। ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो वनों का कटाई करने से क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कहता है कि वनों की कटाई करेंगे तो कहता है प्रकृति समग्र संतुलन में गड़बड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है, गड़बड़ी होगी। पृथ्वी प्रदूषण का स्तर भी वृद्धि होगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर नहीं बढ़ेगा, O2 का लेवल थोड़े ना बढ़ेगा अगर पेड़ों की कटाई कीजिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य की बात करता है, तो छाड़ का स्वाद कड़वा होता है, जो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि ये आपका लाल से नीला और नीला से लाल होने में आपको बार बार समस्या होती है, तो इसके शॉर्ट याद रखना है आपको बड़ा। इससे क्या हो जाएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कि एसिड, ए से एसिड हो गया, मतलब कि जो अम्ल होंगे वो क्या करेंगे, ब्लू से रेड करेंगे, यानी लाल ब्लू लिटमस पत्र को रेड करेंगे कौन, एसिड। तो ये एक याद रहेगा। तो बाकी आप इसके उल्टा कर लीजिएगा, किसका क्या कहते हैं, छाड़ का। तो छाड़ क्या होगा, रेड वाले को ब्लू कर देगा। तो याद रखना आपको बड़ा, जिसमें एसिड आपको क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है। क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है
कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे, जब कुल द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या अर्थात कि प्रोटॉन की संख्या घटा लेंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे कार्बन 14 में परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो इसका 6 अगर निकाल लेंगे हम, परमाणु संख्या घटा लेंगे तो 8 इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या में निकल कर आ जाएगी। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्लियर। न्यूटन आपका बल का हो जाएगा, जूल आपकी ऊर्जा की हो जाएगी, और कूलम्ब क्या हो जाएगा आपका, कूलम्ब किसकी मात्रक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होना, यानी कि जल आपका गैस जलवाष्प में बदलेगा, यह क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। उसके बाद अगला कहता है कि गति का पहला समीकरण हमें क्या देता है। तो गति का पहला समीकरण हमारा क्या है, v = u + at। तो ये क्या देता है हमें, ये देता है वेग और समय की स्थिति को हमें बताता है। और दूसरा क्या होता है, s = ut + ½ at²। तो ये क्या देगा हमें, तो ये हमें सिर्फ वेग समय का कंडीशन बताता है। किसका कंडीशन बताता है, समय का अर्थात कि टाइम का। ठीक है। और तीसरा कंडीशन होता है v² = u² + 2as। तो यह क्या करता है, हमें वेग की स्थिति को बताता है। तो आपको याद रखिएगा, पहला क्या देगा हमें, वेग और समय दोनों देगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए क्या कहता है अगला, कि निम्नलिखित में से इनमें से किसने बताया बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है। माने कौन सी ऐसा चीज़ है जिसे ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वो ऊर्जा है जिसे ना आप बना सकते हैं और ना ही आप इसे नष्ट कर सकते हैं। अगले अगर बात करें तो कह रहा है कि ये कौन सा हार्मोन है जो वृषण में होता है, यानी कि मानव के पुरुष में सिर्फ निकलता है। तो टेस्टेरोन हार्मोन है। इंसुलिन डायबिटीज़ की वजह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है हमारा। थायरोक्सिन हमारे बॉडी के अंदर थायराइड को कंट्रोल करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो कि महिलाओं में निकलती है, महिला में निकलती है, पुरुष में नहीं निकलते हैं। क्लियर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो कहता है कि मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण तक मटेरियल को पहुंचाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स वो कौन सा है, तो वो है गर्भनाल। वो कौन सा है, गर्भनाल अर्थात कि प्लासेंटा, जिसके माध्यम से क्या होता है कि भोजन जो होता है बच्चों तक पहुंचता है। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब निषेचन की क्रिया यहीं पर होती है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन की क्रिया मानव में कहाँ होती है, तो याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब में। आगे अगर बात करें तो कहता है जंतुओं में कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इकाइनोडर्मेटा, इसका नाम ही इकाइनोडर्मेटा, इकाई के रूप में, यानी जो अलग रहे। क्लियर। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा आपकी प्रजाति है। सबसे बड़ा प्रजाति कौन सा हमारा, तो ऑर्थोपोडा है, याद रखिएगा। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्या की जाती है। तो न्यूटन का पहला गति नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिससे हम लोग जड़त्व का सिद्धांत, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा गति हमें क्या बताता है, तो दूसरा हमें संरक्षण का अर्थात कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है हमें, संवेग संरक्षण की बात करता है। और आपका तीसरा गति नियम क्या बताता है कि आकर्षण बल जितना क्रिया बल होता है उसके विपरीत उतना ही प्रतिक्रिया बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि G × m1 × m2 बट्टा में क्या है, उसके दूरी के स्क्वायर। क्लियर। तो यह कंडीशन क्या बताता है कि किसी भी दो पिंडों के बीच में आपसी क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये बताते हैं आपके न्यूटन के चारों नियम है। आगे अगर बात करेंगे तो स्वस्थ उत्तरजीविता का नियम किसने दिया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, प्रकृति चयन का नियम, जिसे प्रकृति चयन का नियम। ठीक है। तो यह चार्ल्स डार्विन को जैव विकासवाद के भी गुरु कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे आधुनिक अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, इन्होंने क्या दिया था नियम, तो स्वतंत्र अभिवन का नियम। और हरगोविंद खुराना, ये डीएनए कोड के बारे में खोज किया था, डीएनए कोड के बारे में। क्लियर है सबको। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है किस कोशिका ऑर्गेनल में
कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर फ्रेंड्स नाभिक को कहा जाता है, क्योंकि नाभिक ही सबको कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या करता है, प्रोटीन, वसा, इन सभी को संश्लेषित करने में मदद करता है। क्लियर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि इनमें से आपको कूट मिलाना है। तो कहता है पहला कि आपका जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों को रासायनिक प्रतिक्रिया जो है पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। दाएं से बाएं जाइएगा तो रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटेगी बाद में बढ़ जाएगी। सेकेंड कहता है कि तालिका में ऊपर से नीचे आने पे गैर धातु रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जो बिल्कुल गलत है। नीचे आने के बाद मेटल क्वालिटी बढ़ती है, अर्थात कि धात्विक क्वालिटी बढ़ती है। इसलिए पहला सही है हमारा, दूसरा गलत है। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान कैसा आपको रंग, आपको लौ दिखाई पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये लौ पीला होगा, असंतृप्त होगा तो। अगर संतृप्त होगा, पूरी तरह जलेगा, तो नीला लौ आपको दिखाई पड़ेगा। उसका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन बायोमास के ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा बायोमास में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या आएगा, आपका नाभिकीय संलयन की क्रिया आएगी, नाभिकीय विखंडन की क्रिया आएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में। गलती से माइटोकॉन्ड्रिया मत मारिएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा आपको रिलीज होती है। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विरंजक चूर्ण को जल के साथ मिश्रित करने पर क्या निकलता है, कौन सी गैस निकलेगी। तो इसका फुल आपका जो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl, CaOCl, ठीक है, Cl। तो इसमें अगर अभिक्रिया करेगा H2O के साथ में तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। तो ये Cl2 गैस निकलती है, अर्थात कि क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा कि आपका यही आपका विरंजक चूर्ण है जो पानी को शुद्ध करने में भी मदद करता है। बात करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि पित्तल निम्नलिखित में से किसका बना हुआ है। तो पित्तल को याद रखना है कि पिताजी, पित्तल के लिए क्या याद रखना है आपको, पिताजी। अब पिताजी से क्या हो गया, पी से पित्तल और ता से तांबा, ज से जिंक, यानी तांबा और जिंक ढूंढिए किधर है, तांबा और जास्ता। ये क्या हो गया, पिताजी से आपको याद रहेगा पित्तल किससे बना होगा, तांबा और जास्ता से। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तांबा और टीन की, तो तांबा और टीन से ताकत बनती है। तांबा और टीन से क्या बनेगी, ताकत। मतलब क्या, तांबा और टीन दोनों मिला के क्या बनेगा, कांसा बनेगा। क्लियर है आप लोग को। और तांबा और एल्युमिनियम, इन दोनों को अगर एक साथ मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका रोल गोल्ड। क्या बनेगा, रोल गोल्ड। ठीक है, क्लियर है। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों जब एक साथ मिलेगी तो यांत्रिक ऊर्जा आपका बनाएगी। क्लियर है। आगे की अगर बात करें हम लोग तो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी के आपका अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके बाद CAG, इन सबों की वरीयता के क्रम में एक नंबर पहले सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ये खुद 6 नंबर रैंक रखते हैं पूरी इंडिया में। ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग और आपका भारत का महालेखा परीक्षक, यह 9 का इनका रैंक जो है 9 का है। क्लियर है। तो समझ सकते हैं कि 3 रैंक का इनमें डिफरेंस है। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे आपके सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो 1909 में कार्यकारी आपका परिषद में जनरली भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई थी, जिसमें पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद आगे अगर बात करें तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर आपकी चल रही है। तो नर्मदा नदी की बात कीजिएगा तो सरदार सरोवर परियोजना, और ये आपका कहाँ है, नर्मदा नदी पे। फड़क्का की बात कीजिएगा तो गंगा नदी पे। ठीक है। उसके बाद मेटूर परियोजना कहाँ पर है, कावेरी में, कावेरी नदी पर। और बात कीजिएगा कोरबा, तो कोरबा कौन है, ये कोरबा आपका चेनाब नदी के एक सहायक नदी है। चेनाब नदी के एक सहायक नदी है मारूसादर, इनका नाम है मारूसादर। ठीक है,
तो इन्हीं पर आपका कोरबा परियोजना लगा हुआ है। क्लियर है। फरक्का गंगा नदी पे, मेटूर कावेरी पर, और सरदार सरोवर किस पे है? आपका जनरली सरदार सरोवर किस नदी पे है? तो ये आपका नर्मदा नदी पे है। क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कृषि भूमि का उत्तराधिकार संबंध शुल्क संविधान की किस सूची में दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये राज्य सूची में है। ये आपके 7वीं आपकी जो भाग है, 7वीं जो अनुसूची है हमारी, 7वीं अनुसूची में 3 भागों में जोड़ा गया है, अर्थात कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। पूरे अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है। राज्य सूची जिस पर राज्य का अधिकार हो, केंद्र का अधिकार हो संघ सूची, और जिस पर दोनों का अधिकार हो, जैसे शिक्षा है तो शिक्षा पर दोनों का अधिकार है, तो यह समवर्ती सूची में आता है। क्लियर है। जितने भी प्रत्यक्ष कर है, जितने भी प्रत्यक्ष कर है वह सभी के सभी राज्य सूची में आते हैं। जैसे भूमि कर, राजस्व कर, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी राज्य सूची में आते हैं। इनके अलावा जो कर बच जाएंगे वह सभी किस में आएंगे? संघ सूची में शामिल होंगे। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो कहता है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। तो प्रथम उपाध्यक्ष की बात कीजिएगा तो M.A. अयंगर होंगे। लेकिन अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये कौन हो जाते हैं? G.B. मावलंकर। और द्वितीय अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो सरदार हुकुम सिंह हो जाते हैं। क्लियर है। इसलिए याद रखिएगा M.A. अयंगर प्रथम उपाध्यक्ष थे। उसका कह रहा है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद हुआ? तो महाभारत का अनुवाद आपका फैजी के देखरेख में हुआ था। ठीक है। और इन्होंने इसका महाभारत का नाम रखा था रज्मनामा, रज्मनामा, याद रखिएगा। उसके बाद क्या? अब्दुल फजल ने क्या किया था? अब्दुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आशा फ्रेंड्स आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट देख लीजिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। क्लियर। मिलते अगले क्लास में। आशा फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।